जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज करियर एकेडमी में। सभी छात्रों का जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तहे दिल से सनराइज क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम और हमारी टीम, हमारा चैनल आपको सरकारी नौकरी के लिए हर तरीके से तैयार कर रहा है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए दोस्तों। जो भी पढ़ाते हैं उसको गहनता से पढ़िए और उसके नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है, नोट्स जरूर बनाइए। तो आज के करंट अफेयर्स देखेंगे कि क्या है आज के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और ऐसे सटीक करंट अफेयर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऐसा सटीक करंट अफेयर जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनको दे सकते हैं। हम जो भी आपको करंट अफेयर कराएंगे, आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, रेलवे, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारा ये करंट अफेयर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर में। आज के करंट अफेयर में शुरुआत करते हैं। भारत में 3 नए आपराधिक कानून, ठीक है, अभी हाल ही में भारत में नए 3 आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कब से लागू किए गए हैं? तो अभी हाल ही में ये 3 नियम हमारे भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये करंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अभी जैसे ही नई सरकार, ध्यान दीजिएगा, नई सरकार हमारी बनी है और जो हमारे पीएम मोदी जी हैं, ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में इन्होंने हाल ही में अभी ये नए कानून पारित कर दिए हैं। और कानून कौन कौन से हैं जरा देख लीजिए। भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो कि हमारे पूरे संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसने नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? किसने नए थल सेना के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो उत्तर होगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये है, देखिए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और ये हमारे भारतीय सेना के, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे अभी भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के नए चीफ बन गए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नए अभी चीफ बन गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं ये, यानी थल सेना प्रमुख बने हैं, ठीक है। और अगर पूछ ले कि इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थे भाई, इनसे पहले थे कौन? इनसे पहले थे मनोज पांडे, ठीक है। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे मनोज पांडे जी। और अभी जो है हमारे जो नए अध्यक्ष बने हैं थल सेना के, वो कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। अब यहां पर एक सिस्टम समझ लीजिए, एक फ्लो चार्ट समझ लीजिए कि किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार से सेना के जो प्रमुख होते हैं और सीडीएस होता है, इनका रैंक क्या होता है, ठीक है। तो आपको बता दें, हमारी 3 प्रकार की सेना होती है, ध्यान देना, 3 प्रकार की सेना होती है भारत की, जो है 3 प्रकार की सेना है। तो आपने जरूर देखा होगा भैया आर्मी, ध्यान देना, आर्मी, और आपने ये देखा होगा क्या? एयरफोर्स। आपने ये सुना होगा एयरफोर्स, और क्या सुना होगा? नेवी, ठीक है। तो ये 3 सेना आपने देखा होगा और सुना भी होगा, और इसमें वैकेंसी भी निकलती है, बतौर अधिकारी जवान सब बन सकते हैं आपके। तो हमारी इंडियन आर्मी, हमारी डिफेंस, जो हमारे भारत की डिफेंस है, उसमें आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है, ठीक है। तो ये तीनों अपने आप में सेनाएं हैं जो जल, थल और नभ को संभालती हैं और हमारे भारत को संरक्षित करती हैं। आपको बता दें, हर सेना का एक प्रमुख होता है, ठीक है। तो जैसे आर्मी का प्रमुख होगा तो उसे क्या बोलेंगे भाई? थल सेना प्रमुख। क्या बोलेंगे भैया? थल सेना प्रमुख, ठीक है। और अगर एयरफोर्स का कोई प्रमुख होगा तो उसको वायु सेना प्रमुख बोलेंगे। क्या भैया बोलेंगे? वायु सेना प्रमुख, ठीक है। और नेवी में होगा तो क्या? जल सेना प्रमुख, ठीक है, या फिर नौसेना प्रमुख। इसको क्या बोल देंगे भैया? नौसेना प्रमुख, ठीक है, नौसेना प्रमुख, ठीक है। ध्यान देना, जितनी भी सेनाएं होती हैं, जैसे आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है, इन सब का
एक एक क्या होता है, प्रमुख होता है। तो जैसे थल सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख, ठीक है। तो तीनों सेनाओं के 3 अलग अलग प्रमुख हो गए। फिर इसके बाद इन तीनों का एक प्रमुख होता है, ध्यान देना, इन तीनों व्यक्तियों का एक प्रमुख होता है और इन तीनों व्यक्तियों के प्रमुख को हम बोलते हैं क्या भैया, CDS। क्या बोलते हैं, CDS, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे कौन, जनरल बिपिन रावत, ठीक है। कौन थे भैया, जनरल बिपिन रावत, ठीक है। जनरल बिपिन रावत जी थे हमारे पहले CDS। और जो दूसरे CDS हमारे बने हैं वो कौन बने हैं, अनिल चौहान। कौन बने भैया, अनिल चौहान जी बने हैं अभी, ठीक है। ध्यान देना, इस प्रकार से कुछ ढांचा होता है आर्मी का यानी थल सेना का प्रमुख होता है, और फिर वायु सेना का प्रमुख होता है, और नौसेना का प्रमुख होता है, ये उपेंद्र द्विवेदी जी है जो हमारे आर्मी के प्रमुख बने हैं। फिर इन तीनों का भी एक प्रमुख होता है, इन तीनों का भी एक प्रमुख होता है जिसे बोलते हैं CDS। और हमारे पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, और दूसरे CDS जो बने हो क्या बने, अनिल चौहान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जरा देख लीजिए क्या है, किसके अगले चेयरमैन के रूप में चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी शेट्टी को नियुक्त की जाएगी, ठीक है। शेट्टी की नियुक्ति की जाएगी। किसके अगले, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है ये, किसके अगले चेयरमैन के रूप में जो चल्ला श्रीनिवासुलु हैं शेट्टी, इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो उत्तर क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उत्तर क्या होगा भैया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो ये है चल्ला श्रीनिवासुलु, ठीक है, श्रीनिवासुलु शेट्टी, इनको अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है, ठीक है, हमारे भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक क्या है, SBI, ठीक है। ये अर्थशास्त्र के प्रश्न में साफ साफ यूं ही आता है, ऐसे ही आता है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो वो SBI है, ठीक है। और इनके अध्यक्ष और इनके चेयरमैन बनने वाले हैं कौन, अभी चल्ला श्रीनिवासुलु, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब यहां पर बात होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी एक अच्छा खासा इतिहास है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अच्छा खासा इतिहास है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनने से पहले ये कौन सा बैंक था, तो आपको बताते हैं। देखिए भारत में जब ब्रिटिश राज चल रहा था, ठीक है, तो उस समय चल रहा था बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है। ध्यान देना, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे चल रहा था, ठीक है। और एक चल रहा था क्या, बैंक ऑफ मद्रास। और क्या चल रहा था भैया, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। और इसके बाद एक और जो है बैंक चल रहा था, और वो बैंक क्या था, बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता, ये चल रहा था, कलकत्ता चल रहा था। ध्यान देना, जब हमारे भारत में ब्रिटिश शासन जोरों पर था और ब्रिटिश की हुकूमत चल रही थी, तो उस समय हमारे भारत में ये 3 बैंक चल रहे थे, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है। फिर क्या किया, आगे चल के सरकार ने इन तीनों बैंकों का मर्ज कर दिया। आगे चल के ब्रिटिश सरकार ने इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया और बना दिया क्या, इंपीरियल, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये बना दिया, ठीक है। फिर आगे चल के जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सन 1955 में इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को हमने बना दिया क्या, SBI, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आज ये इतना बड़ा ब्रांड है, ये बैंक इतना बड़ा ब्रांड है कि इसकी विदेशों में भी शाखाएं हैं, और हमारे भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास आपको याद रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनने से पहले यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनने से पहले इसकी शाखाएं 3 में बटी हुई थी, यानी 3 बैंक का विलय कराया गया था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं के अभी नए चेयरमैन बन रहे हैं क्या, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा क्या है जरा देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किसी जिले में 2000 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है, किस जिले में 2000 करोड़ रुपए की लागत से बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अब ये प्रश्न हमारा यूपी जीके में भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा यूपी जीके में भी आ सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किस जिले में 2000 करोड़ रुपए की लागत से बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा, तो
तो उत्तर क्या है भैया, लखीमपुर खीरी में। तो ये बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, लखीमपुर खीरी में। ठीक है, तो यूपी जीके के लिए इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा, जब भी लखीमपुर खीरी की बात होती है, जब भी लखीमपुर खीरी की बात होती है तो यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय अभ्यारण्य क्या भैया, दुधुआ। क्या भैया, दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा उद्यान भैया, दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान। और दुधुआ टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में है। और लखीमपुर खीरी में यूपी में सबसे ज्यादा, लखीमपुर खीरी यूपी का ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा एससी वर्ग के लोग रहते हैं। क्या भैया, सबसे ज्यादा एससी वर्ग के लोग रहते हैं। दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। और लखीमपुर खीरी यह बाउंड्री बनाता है किसके साथ भैया, नेपाल के साथ में। किसके साथ, नेपाल देश के साथ बनाता है। ठीक है, अब यूपी की ही बात हो रही है तो ध्यान देना, यूपी के महाराजगंज में, कहाँ भैया, यूपी के महाराजगंज में। तो यूपी के महाराजगंज में क्या है, विश्व का पहला, ठीक है ध्यान देना, विश्व का पहला, महाराजगंज में क्या है भैया, विश्व का पहला, ठीक है, जटायु संरक्षण केंद्र। ठीक है, यहाँ पर जटायु संरक्षण केंद्र बनाया गया है। ये भी यूपी जीके के लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला जटायु संरक्षण केंद्र एवं प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया है, यूपी के महाराजगंज जिले में। कहाँ पे बनाया गया है, यूपी के महाराजगंज जिले में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा जीके जीएस क्या है। चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो हमारा कौन सा करंट अफेयर है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो साइड बाय साइड यूपी जीके के भी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके और नोट्स बनाना सीखें। ठीक है, किस राज्य में ध्यान दीजिएगा, ये जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, किस राज्य में मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना शुरू की जाएगी, तो उत्तर क्या है भैया, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र की जो गरीब औरतें हैं उनको सहारा देने के लिए और उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार ने एक योजना लाई है महाराष्ट्र सरकार ने, जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना। ठीक है, तो इसके तहत होगा क्या, देखिए जरा, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना लागू होने जा रही है और इसके तहत 21 से, देखिए उम्र का भी ध्यान देना है, 21 से 60 साल की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने की जो राशि है दी जाएगी। इससे क्या होगा, वे महिलाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगी और कुछ न कुछ उनकी आर्थिक रूप से हेल्प होगी और वह अपना खर्चा चला सकते हैं। तो ये मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी पहल है। जो निशक्त हैं, जो महिलाएं निशक्त हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको एक 1500 रुपए की राशि की हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा यहाँ पे देखते हैं, महाराष्ट्र की बात हुई है तो ध्यान देना, महाराष्ट्र में क्या है, कौन सी झील है, लोनार झील। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सी झील है, लोनार झील। और लोनार झील हम क्यों पढ़ना है, हमें लोनार झील क्यों पढ़ना है, क्योंकि जो लोनार झील है ना, ठीक है, वो ज्वालामुखी निर्मित झील है। ठीक है, ज्वालामुखी निर्मित झील, ज्वालामुखी निर्मित झील है ये। और ये उल्का पिंड, ध्यान देना, उल्का पिंड निर्मित भी है, उल्का पिंड निर्मित झील है, उल्का पिंड निर्मित झील है। ठीक है, जब भी महाराष्ट्र की बात होती है, जब भी महाराष्ट्र की बात होती है तो महाराष्ट्र के, ठीक है ध्यान देना, महाराष्ट्र के नासिक, महाराष्ट्र के नासिक के, ठीक है, कौन सा, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से नदी निकलती है जिसका नाम क्या है भैया, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। और इसको जो है बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्या भैया, बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा, या जो है इसी को बोलते हैं, इसी नदी को बोलते हैं क्या, दक्षिण की गंगा। क्या बोलते हैं भैया, दक्षिण की गंगा। और ये कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, जब लोकगीत की बात करेंगे, लोक नृत्य की बात करेंगे, ध्यान दें, लोक नृत्य की बात करेंगे तो यहाँ का क्या भैया, लावड़ी, यहाँ का क्या है, लावड़ी। ठीक है, और महाराष्ट्र का फेमस है क्या, गणेश उत्सव। ठीक है, महाराष्ट्र क्या फेमस है भाई, गणेश उत्सव। अब गणेश उत्सव हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि ये जो गणेश उत्सव है ये लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किया गया था महाराष्ट्र में, यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा कौन सा प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ में
कहाँ में 30 जून 2024 को आदिवासी नेताओं सिद्धू कान्हू और चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान स्मृति में हूल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भैया? हूल दिवस। तो ये उत्तर क्या है इसका? झारखंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में आज़ादी के समय और आज़ादी से भी पहले काफ़ी सारे जनजातीय विद्रोह हुए हैं और जनजातीय विद्रोह, जनजातीय आंदोलन सरकार के विरोध में, ब्रिटिश सरकार के विरोध में हुए हैं। तो जो उस समय इनके नेता, जनजातीय लोगों के जो बड़े बड़े नेता हैं और अपने आंदोलन में शहीद हो गए, उनको याद करने के लिए मनाया जाता है क्या? हूल दिवस। तो आपसे पूछा जाता है कि जनजातियों के नेताओं के स्मृति दिवस मनाने के लिए हूल दिवस कहाँ मनाया जाता है? उत्तर क्या भैया? झारखंड। उत्तर क्या होगा? झारखंड। ठीक है, तो कौन से नेता हैं? सिद्धू कान्हू और क्या है? चांद भैरव और क्या? फूलो झानो। इनके लिए मनाया जाता है क्या भैया? हूल दिवस। कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। जब भी बात होगी झारखंड, तो झारखंड निकाला गया है। झारखंड एक नया राज्य है। कहाँ से बनाया गया है? बिहार से। और कब बनाया गया है? सन 2000 में बनाया गया है क्या? बिहार, झारखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हर वर्ष किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? ठीक है, हर वर्ष किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो उत्तर क्या होगा? 29 जून को। पूरे भारत में 29 जून को, ध्यान देना, पूरे भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फिर इसका एक, ध्यान दीजिएगा, इसका जो है एक ऑफिस होता है, इसका एक कार्यालय होता है जिसको बोलते हैं CSO। ठीक है, CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक संस्था होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, ध्यान देना, इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति करता है कौन भैया? राष्ट्रपति। ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करता है भैया? राष्ट्रपति। ठीक है, तो ध्यान देना, काफी बार पूछता है कि जो CSO होते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है क्या है, जरा देखिए, कौन देश अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया? ठीक है, कौन देश अभी हाल ही में अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बन गया है? तो उत्तर क्या होगा भैया? भारत होगा। ठीक है, ध्यान देना, भारत में घरेलू यानी डोमेस्टिक रूप से जहाजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे क्या है? चाइना है, और तीसरे नंबर पे अब क्या आ गया है? भारत आ गया है। भारत में बहुत सारी विमान कंपनियां हो गई हैं, और आपको बता दें भारत की उन्नति इतनी ज़्यादा हो रही है कि गरीब से गरीब आदमी अब जो है हवाई जहाज़ का इस्तेमाल कर रहा है, और इतना ज़्यादा हवाई जहाज़ का इस्तेमाल कर रहा है कि अगर 2 कदम भी दूरी जाना पड़े तो वो हवाई जहाज़ से जाता है। नतीजा, पूरे भारत में हम किस मामले में आ गए? तीसरे नंबर पे आ गए। पूरे विश्व में हम कितने नंबर पे आ गए? तीसरे नंबर पे आ गए। ठीक है, और जब भी विमानन की बात होती है तो ध्यान देना, भारत की सबसे बड़ी विमान कंपनी, ठीक है, विमान कंपनी कौन सी है भाई? इंडिगो। कौन सी है भाई? इंडिगो, जो नीले रंग की होती है, इंडिगो। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी विमान कंपनी कौन सी है? इंडिगो होती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। किस मशहूर गायिका की बायोग्राफी क्या है? सरस्वामिनी आशा लॉन्च की गई है? तो उत्तर क्या होगा? आशा भोसले। देखिए, ये आशा भोसले हैं और हमारे भारत की बेस्ट सिंगर हैं। अभी तक इनके जैसा कोई सिंगर नहीं हुआ। बड़े अच्छे इन्होंने गाने गाए और भारत की एक सांस्कृतिक आत्मा को इन्होंने जगाया, और इन्हीं को याद करने के लिए और इन्हीं के संदर्भ में स्वर स्वामिनी आशा बायोग्राफी लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से जीके जीएस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्टेशन भारत का प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन बन गया? ठीक है, कौन सा स्टेशन भारत का प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन बन गया है? तो वो क्या बना है भैया? जयपुर मिलिट्री स्टेशन। ठीक है, वो क्या बना है? जयपुर मिलिट्री स्टेशन। ठीक है, कौन सा स्टेशन भारत का प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन बन गया है? तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन। ठीक है, अब जयपुर की बात हुई है तो जयपुर भैया क्या है? जयपुर राजधानी है। ठीक है, जयपुर राजधानी है किसकी? राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान की राजधानी है, और जयपुर को बोला जाता है गुलाबी शहर। ठीक है, ध्यान देना, जयपुर को बोला जाता है गुलाबी शहर। ठीक है, जयपुर को बोला जाता है क्या? गुलाबी शहर। और आपको बता दें, जयपुर में लगाया जाता है क्या भैया? पुष्कर मेला। राजस्थान में क्या लगाया जाता है? पुष्कर मेला। ठीक है,
और जब भी हम बात करेंगे राजस्थान की, ध्यान देना, जब भी हम बात करेंगे राजस्थान की तो राजस्थान में है अरावली श्रृंखला। क्या भैया? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। राजस्थान में ही भारत का थार का मरुस्थल है। क्या भैया? थार का मरुस्थल है। ठीक है, राजस्थान में ही क्या है भैया? सांभर झील। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सांभर झील, भारत की सबसे खारी झील। भारत की सबसे खारी झील, ध्यान देना, भारत की सबसे खारी झील कौन सी है? सांभर झील है। कहाँ पे है ये? ठीक है, ये राजस्थान में है। ठीक है, और आपसे पूछ रहे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कौन सी नहर है? तो विश्व की, राजस्थान में ही है, विश्व की सबसे लंबी नहर, विश्व की सबसे लंबी नहर। ठीक है, ध्यान देना, विश्व की सबसे लंबी नहर क्या नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, और आपको बता दें, अगर आपसे पूछ ले कि यही राजस्थान में मरुस्थलीय नदी कौन सी है? ठीक है, तो लूनी नदी। ठीक है, ध्यान देना, कौन सी नदी भाई? लूनी नदी। लूनी नदी हमारी कौन सी है? मरुस्थलीय नदी है। ठीक है, मरुस्थलीय नदी है। ठीक है, ध्यान देना। तो किसी भी राज्य के बारे में इतना आपको आना चाहिए, किसी भी राज्य के बारे में इतना आपको लगभग आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे हमारा कौन सा जीके जीएस है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई को, ध्यान देना, 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान देना, अगर पूछ ले कि भैया अमेरिका कब आजाद हुआ तो आपको बताना है क्या भैया? 4 जुलाई। क्या बताना है? 4 जुलाई 1776। विश्व का पहला आजाद होने वाला देश क्या था? अमेरिका। विश्व का पहला आजाद होने वाला देश था अमेरिका, और अमेरिका अपना आजादी दिवस मनाता है क्या भैया? 4 जुलाई, यानी आज के दिन। ठीक है, 4 जुलाई 1776 से आज तक वो मनाता आ रहा है। विश्व का पहला आजाद होने वाला देश है, और ये जो अमेरिका है ना, विश्व का पहला लिखित संविधान। ठीक है, विश्व का पहला जो लिखित संविधान बना था, लिखित संविधान, वो किसका बना था? वो अमेरिका का ही बना था। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका का ही बना था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात हुई है अमेरिका की। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे बात हुई है अमेरिका की। तो अमेरिका में क्या है? रॉकी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अमेरिका में क्या है? रॉकी पर्वत श्रृंखला है। ये मूड़दार पर्वत है, ये वलित पर्वत है। अमेरिका में ही क्या है भैया? सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील है। ठीक है, और आपको जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और आपको बता दें, ये जो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से अपनी रेखा बनाता है। प्रशांत महासागर से अपनी क्या बनाता है? बाउंड्री बनाता है। ठीक है, और जब भी हम बात करेंगे अमेरिका की, ठीक है, तो ध्यान देना, अमेरिका की जो आर्मी है या अमेरिका की जो डिफेंस है वो विश्व में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और अमेरिका से ही हमने, ध्यान देना, अमेरिका से हमने क्या लिया था? चिनूक हेलीकॉप्टर। आपने देखा होगा अभी हमने भारतीय अपनी आर्म्ड फोर्सेस में चिनूक हेलीकॉप्टर को शामिल किया है। ठीक है, चिनूक हेलीकॉप्टर को शामिल किया है, तो ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। और हमने अभी एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी खरीदा है जिसका नाम है क्या? अपाचे। जिसका नाम क्या है भैया? अपाचे हेलीकॉप्टर। ठीक है, ध्यान देना, अपाचे हेलीकॉप्टर। तो ये भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। ठीक है, अमेरिका से हम बात करेंगे, अमेरिका से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार भी लिया है। ठीक है, ध्यान देना, अमेरिका से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार भी लिया है। ठीक है, और हमने अमेरिका से क्या लिया है? संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना ये हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसी दिन, ध्यान दीजिएगा, इसी दिन 4 जुलाई को ही, ध्यान देना, 4 जुलाई को ही अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान देना, 4 जुलाई को ही अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि धर्म चक्र दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। अच्छा, एक शब्द आता है, ध्यान दीजिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो ये क्या शब्द है? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये शब्द क्या है? तो आपको बता दें, जब गौतम बुद्ध ने, ध्यान दीजिएगा, जब गौतम बुद्ध ने, ठीक है,
पहला उपदेश दिया था, जब गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, तो पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। ठीक है, कहाँ दिया था भैया? सारनाथ में। कितने शिष्यों को दिया था? 5 शिष्यों को। ठीक है, कितने शिष्यों को दिया था भाई? अपने 5 शिष्यों को दिया था। तो जब उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, इसी घटना को कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया भैया? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो 4 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा क्या मनाया जाता है? धर्मचक्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। स्वागत पहल। स्वागत पहल पूछ ले कि भैया स्वागत पहल किस राज्य ने शुरू की है? पूछ ले आपसे कि स्वागत पहल किस राज्य ने शुरू की है, तो आपका उत्तर होगा गुजरात ने। क्या भैया? स्वागत पहल किसने शुरू की है भैया? गुजरात ने। ठीक है, तो क्यों शुरू की जरा देखिए। आपको बता दें, ये जो स्वागत पहल थी, जब मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री थे तो सन 2003 में उन्होंने एक पहल लागू की थी कि भाई जो भी गुजरात का और गुजरात के राज्य का जो भी व्यक्ति है, अगर वह परेशान है तो अपनी शिकायत डायरेक्टली वह मुख्यमंत्री से कर सकता है। तो ये पहल थी कि कोई भी आम आदमी शिकायत कर सकता है अपने मुख्यमंत्री से। इसी का नाम था क्या? स्वागत पहल। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री यानी अभी हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने 2003 में गुजरात में किया था, और कार्यक्रम की शुरुआत उनके इस विश्वास से प्रेरित थी कि एक मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने राज्य के लोगों की समस्या को हल करना। तो उन्होंने एक ऐसा स्कीम निकाली जिससे वहां के जो आम आदमी है वो अपनी शिकायतें जो है डायरेक्टली मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते थे। तो यही थी क्या? स्वागत पहल। ठीक है, अब यहां पर नाम आया है गुजरात का, ध्यान देना, यहां पर नाम आया है गुजरात का। तो भैया गुजरात की जब भी बात करेंगे तो गुजरात में क्या है भैया? गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गुजरात में क्या भैया? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और गुजरात की कौन सी नदी? ध्यान दीजिएगा, गुजरात की साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती नदी ये कहाँ पे गिरती है? खंभात की खाड़ी में। गुजरात की साबरमती नदी कहाँ पे गिरती है? खंभात की खाड़ी में। गुजरात में ही है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, ध्यान देना, गुजरात में ही है क्या? सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। पूछ ले कौन सी नदी के ऊपर है, तो भैया नर्मदा नदी के ऊपर है। ठीक है, और आपको बता दें, जब भी बात होती है गुजरात की, तो गुजरात का जो लोक नृत्य है वो क्या भैया? गरबा। क्या है भैया? गरबा। गुजरात का लोक नृत्य क्या है? गरबा। ठीक है, गरबा यहाँ का लोक नृत्य है। और यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे एक और राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान देना, यहाँ पे एक और राष्ट्रीय उद्यान है बरदा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ध्यान देना, बरदा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान और है, बरदा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या है। किबिथु सैन्य शिविर जो अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान दीजिएगा, किबिथु सैन्य शिविर जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसका नाम बदल कर दिया गया है बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो ये किबिथु शब्द है, किबिथु शब्द आपको याद रखना है इसलिए क्योंकि किबिथु शब्द ये एक गांव है, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में, और ये सबसे पूर्वी छोर पे है, हमारे भारत के सबसे पूर्वी छोर पर है ये गांव। और सबसे पहले अगर सूर्य उगता है तो वह इसी गांव में उगता है, किबिथु में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि हमारे भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र क्या है, तो वो क्या है? किबिथु है। और यहां पर किबिथु सैन्य शिविर था जिसका नाम अभी बदला गया है बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। ये है हमारे बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन, और यही है हमारे भारत के क्या भैया? प्रथम CDS। ध्यान देना, प्रथम CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये हमारे भारत के क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे पहले, और दूसरे कौन बने? अनिल रावत। ठीक है, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई और ये शहीद हो गए, और ये बहुत अच्छे व्यक्ति है, इन्होंने सेना को अच्छे से कमांड किया था, और इस प्रकार से हमारे प्रथम CDS ये बने। ठीक है, तो ध्यान देना, यहां पर नाम आया है भैया किबिथु का। तो किबिथु कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और देखिए आपको बता दें, जैसे ये हमारा सबसे पश्चिमी, ये सबसे हमारा पश्चिमी है, तो पश्चिमी जो हमारा क्षेत्र है ये कहां पे? गुजरात में। तो गुजरात में इसका नाम क्या है? गौर माता। ठीक है, गौर माता। और या फिर क्या इसका नाम है? द्वारका। ठीक है, अगर पूछ ले कि भारत का सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है, तो वो गौर माता या द्वारका है। अच्छा, कहीं पर सर क्रीक भी आता है, तो सर क्रीक भी आप कर सकते हैं। और अगर पूछ ले कि भारत का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है, तो भैया वो अरुणाचल प्रदेश का क्या भैया? किबिथु है। वो अरुणाचल प्रदेश का क्या है?
किबिथु है। अगर पूछ ले कि भारत का सबसे उत्तरी छोर क्या है, उत्तरी छोर, मुख्य भूमि उत्तरी छोर, तो क्या भैया, इंदिरा कौल। ठीक है, क्या भैया, इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी जो पॉइंट है वो क्या है, इंदिरा कौल। और अगर पूछ ले कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है, लेकिन कब, मुख्य भूमि जब बोले मुख्य भूमि, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है जब मुख्य भूमि बोले, तो वो होगा भैया क्या, कन्याकुमारी। ठीक है, क्या होगा भैया, कन्याकुमारी, ध्यान देना। लेकिन अगर मुख्य भूमि ना बोले, अगर एग्जाम में मुख्य भूमि ना बोले, तो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। क्या होगा भैया, इंदिरा पॉइंट। एग्जाम में अगर मुख्य भूमि बोले तो कन्याकुमारी, और अगर एग्जाम में मुख्य भूमि ना बोले तो वो क्या होगा, इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर अरुणाचल प्रदेश की बात आई है, तो ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश में क्या है भैया, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या भैया, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर नदी बहती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं भैया, दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिहांग नदी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की ही बात हो रही थी, तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ जीआई टैग देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश के कुछ जीआई टैग देख लीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश के जो जीआई टैग हैं, ठीक है, अरुणाचल याक चुरपी, अरुणाचल चाक यूरपी, अरुणाचल चाक यूरपी यहाँ का जीआई टैग दिया गया है। ये खाद्य प्रोडक्ट है। जो याक होता है, जो गायों की जो एक विशेष प्रजाति होती है जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, उसके दूध से ये बनता है। क्या, अरुणाचल याक चुरपी। उसके बाद क्या है, खावताई का मतलब होता है खामती चावल। खावताई का मतलब होता है खामती चावल, इसको जीआई टैग मिला है। और तांगसा वस्त्र, ध्यान देना, तांगसा वस्त्र, इसको भी क्या है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, हर राज्य का जीआई टैग आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीआई टैग आता है। ठीक है, अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, तो अरुणाचल के दर्रे बहुत ज्यादा पूछ लेता है, तो ध्यान देना, दर्रे अगर हम बात करें तो बॉमदिला दर्रा। ठीक है, ध्यान देना, बॉमदिला दर्रा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। और क्या, डाफला दर्रा कहाँ पे भैया, डाफला दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर पूछ ले कि मिकिर दर्रा कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। और पूछ ले कि भैया दिहांग दर्रा कहाँ पे है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछ ले कि दिबांग दर्रा, ठीक है, तो दिबांग दर्रा ये भी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछ ले कि भैया दीफू दर्रा, तो ये भी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश के जीके जीएस आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। धर्म गार्जियन एक युद्ध अभ्यास है, और किनके बीच किया जाता है, ये अभी हाल ही में धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत का हो रहा है। तो भारत और किस देश के साथ धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किया जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, जापान। ठीक है, ध्यान देना, जो धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास है ये भारत और जापान के बीच में है। ठीक है, तो धर्म गार्जियन एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, और इसका वैकल्पिक रूप से आयोजन भारत और जापान करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया ये तो हो गया किसके साथ भाई, जापान के साथ में। क्या, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास याद करना बहुत जरूरी है। अब आपको बता दें, इसके साथ में देखिए एक आता है क्या, सिम्बेक्स। एक क्या आता है भैया, सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास। तो ये क्या है भैया, ये है भारत और प्लस सिंगापुर, यानी इसमें जो है सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास में कौन कौन भाग लेता है, भारत और सिंगापुर। इसके बाद क्या है, श्रीनेक्स। तो इसके साथ है भैया भारत और क्या भैया, श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका। और आपसे पूछ रहे भैया कि सूर्य किरण, ठीक है, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। तो सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है वो क्या है, भारत और क्या भैया, नेपाल। ठीक है, भारत और क्या, नेपाल। पेन गिर गया है। ठीक है, और आपसे अगर पूछ ले, ध्यान देना, आपसे अगर पूछ ले कि हैंड इन हैंड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हैंड इन हैंड, तो ये युद्ध अभ्यास के साथ है। तो ये क्या होगा भैया, भारत और क्या भैया, चीन के साथ में। ठीक है, तो युद्ध अभ्यास आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपेक, तो देखो जरा यहाँ पे क्या है, OPEC, ओपेक। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री। मतलब ऐसे देश जो क्रूड ऑयल या जो ऑयल को निकालते हैं अपनी जमीन से और उसका निर्यात करते हैं। क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। ऐसे देशों का संगठन जो जमीन से तेल निकालते हैं और उनका निर्यात करते हैं, यही संगठन है क्या, ओपेक। तो ओपेक के बारे में जानते हैं। ओपेक
ओपेक के जो संस्थापक सदस्य हैं, ओपेक के जो संस्थापक सदस्य हैं वो कौन कौन है? ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है और क्या है? वेनेजुएला है। ठीक है, इन देशों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया और जिसका नाम ओपेक दिया। क्यों दिया? क्योंकि हम तेल प्रोड्यूसिंग कंपनी है और हम विश्व को तेल दे रहे हैं, इसीलिए हम अपना एक अलग संगठन बना लेते हैं। तो यहां पर आप मैप में देखोगे तो देखो ये दक्षिण अफ्रीका में वेनेजुएला और यहाँ पे देखिए ये अल्जीरिया, लीबिया, कुवैत, इराक, ईरान। ठीक है, तो इन सब लोगों ने अपना एक देश बनाया और संगठन बनाया और उसका नाम क्या है? ओपेक। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1960 में। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1960 में। और कितने लोगों ने इसको बनाया था? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने। ठीक है, और जो आपको बता दें ओपेक ने तब से काफी विस्तार किया है और अब इसमें 13 सदस्य राज्य हैं। अभी वर्तमान में कितने? 13 सदस्य राज्य हैं। तो 13 सदस्य राज्य देखिए यहाँ पे कौन कौन से? इक्वाडोर है, वेनेजुएला है, ठीक है, यहाँ पे अंगोला है, गैबोन है और कॉन्गो रिपब्लिक है और इक्वेटोरियल गिनिया है, नाइजीरिया है, अल्जीरिया है, लीबिया है, कुवैत है, ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई है और क्या है? इराक है। तो अभी वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? 13 सदस्य हैं। ठीक है, और अगर ओपेक के मुख्यालय की बात होगी तो जो ओपेक का मुख्यालय है वो कहां पे है भाई? ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहां से हमारा जो करंट अफेयर है समाप्त हुआ। कल फिर हम करंट अफेयर लेके आएंगे। तब तक के लिए चैनल को खूब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए सनराइज क्लासेस के साथ में। जय हिंद, जय भारत।